नमस्ते, गुड इवनिंग। अच्छा, आज है 30 नवंबर और देखिए शाम के 6 बजे 6:07। अच्छा, शाम हुई है। मैं मेरे घर के बालकनी से ही आज गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरी जो बात है आज की, ये शाम में देखिए सब तरफ से आवाज़ें आ रही है, शाम का वक्त है। अच्छा, मैं ये मेरे अपने घर के बालकनी से ही बात करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, आज का टॉपिक है कि हम सभी प्रचलित है और ये बड़ा फेमस है कि भाई योग, जिसको हम पॉपुलरली कहते हैं योगा। तो ये योग जो है, योगा ये है क्या, इस पर आज बात करेंगे। कम से कम संक्षिप्त में, योग बहुत एक मतलब ये तो एक ओशन है, तो ये बहुत बड़ा है, विशाल है। कोशिश करेंगे कि कई वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, पॉपुलरली इसको योगा जो कहते हैं हम, अगर से हम इसके वो संस्कृत के उस शब्द में जाते हैं योग, तो उसका रियल मीनिंग है कि यूनियन। तो यूनियन किसका मतलब जोड़ है ना। तो उसका अंततः ये मीनिंग है कि जो हमारे भीतर आत्मन है वो कैसे जुड़ा हुआ है परमात्मन से, दैट यूनियन, उसका जानना है, उसका एक्सपीरियंस। वो जुड़ा हुआ ही है, हम अलग महसूस करते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द माइंड। ठीक। अच्छा, हम योग में बॉडी से ही शुरुआत करते हैं। देखिए होता क्या है, साइंस को यदि हम जानते हैं तो साइंस में क्या हो रहा है आप खुद सोचिए। तो साइंस की जो पद्धति है, जो अवेलेबल है, जो एग्जिस्टेंस से हमारे आमने सामने है, अबंडेंट है, इस तरफ उस तरफ है, पूरा ब्रह्मांड उसी से, उस पूरे ब्रह्मांड में वही दिखता है। हमारे आसपास जो टच एंड फील है, जो परसीवेबल है, जो फिज़िकल लगता है, तो साइंस कहती है मैटर। तो वहाँ से वो शुरुआत करते हैं, मैटर के भीतर फिर वो जाते हैं, ताकि उनको वो जानना चाहते हैं, जो अल्टीमेट रियलिटी है उसको जानने के लिए वो खोज मैटर से करते हैं। ठीक। तो साइंस की एक पद्धति है। योग भी साइंटिफिक है, साइंस नहीं है। योग स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअलिटी और साइंस दो आयाम अलग अलग है। उसमें रेशनैलिटी है, उसमें लॉजिक है, कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। लेकिन योग साइंस नहीं है, साइंटिफिक है, साइंस नहीं है। साइंस और स्पिरिचुअलिटी का ये डिफरेंस है कि साइंस ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव रिसर्च है और वो बाहर देखने की पद्धति है। योग भीतर खोजने की पद्धति है, वो सब्जेक्टिव है। फ़र्क ये, तो एक तरफ सब्जेक्टिव रियलिटी है, दूसरी तरफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी है। तो साइंस से हमको क्या मिलता है, हमको ऑब्जेक्टिव रियलिटी मिलती है। वो भी रियलिटी है बट वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी। उसकी लिमिटेशन क्या है, वो पार्शियल रियलिटी है। जो अल्टीमेट रियलिटी जिसको हम कहते हैं एग्जिस्टेंशियल रियलिटी, वो हमें साइंस से, जहाँ तक कि मैं जानता हूँ, साइंस से नहीं मिलेगी, पार्शियल रियलिटी मिलेगी। अच्छा, फिर माइंड से हमें क्या मिलेगा, हमें सब्जेक्टिव रियलिटी मिलेगी। लेकिन एक तीसरी पॉसिबिलिटी है वहाँ पे, वो है सब्जेक्ट को ही जानने की। एक है सब्जेक्टिव रियलिटी, वो भी पार्शियल है। दूसरी है ऑब्जेक्टिव रियलिटी, वो भी पार्शियल है। फिर तीसरा है
द सब्जेक्ट इटसेल्फ, जिसको हम कह रहे हैं सृष्टा, द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, मेरा शब्द है उसका सुप्रीम कॉन्शियसनेस। तो ये जो योग का मार्ग है वहाँ तक ले जाता है। तो ये जो दृष्टा है उस सृष्टा में खो जाता है, उसको अनुभव होता है, वही यूनियन है। वो जुड़ा हुआ ही है बट उसका एक्सपीरियंस नहीं है, उसकी जानकारी भी नहीं है, ना इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है ना उसका स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, दोनों भी नहीं है। तो हमें वो अलग ही महसूस होता है। ठीक। अच्छा, एक तरफ फिर हम ये कहते हैं कि जो भी ये भौतिक जगत है, ब्रह्मांड है या जो बॉडी है, कि भाई ये तो एक माया की तरह है। हम कहते हैं माइंड जो है माया है, जो बॉडी है वो माया है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो है माया है। ये बहुत गलत बात, ये बहुत गलत भ्रांति है, बहुत गलत धारणा है। तो इस गलत धारणा से भी हमको बाहर आना पड़ेगा। ठीक। क्योंकि अभी एक आश्रम में मैं सुन रहा था, एक आश्रम में एक फेक सदगुरु, एक फेक बाबा, एक फेक स्वामी, एक फेक गुरु, वहाँ पर एक मंत्र चल रहा है, वहाँ पर एक पद्धति चल रही है। क्या? आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड। इस तरह से वो डिसाइपल्स कहते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं। तो इस तरह का एक मूल मंत्र उनको दिया हुआ है, एक पद्धति। तो इस तरह से हम 1000 साल भी कहते रहे आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। इससे क्या होगा? करते करते जाएंगे, थोड़ा और देर तक करेंगे तो ये हो सकता है कि वो लुल्लबी की तरह हो और उस डिसाइपल को जो ये क्रिया कर रहा है उसको नींद आ जाए। ये पॉसिबिलिटी है। ठीक। तो हाँ, योग ये भी है कि हम इन गलत धारणाओं से बाहर आ जाए। ठीक। तो हम शुरू करते हैं। अच्छा, ये जो योगा है इसका क्रेडिट, इसेंशियली क्रेडिट दिया जाता है पतंजलि, सेज पतंजलि को, क्योंकि उनका एक ये सूत्र है, मतलब उनकी इसके पीछे जो ये जो पूरा योग का शास्त्र है तो उसे कहते हैं पतंजलि योग शास्त्र, पतंजलि योग सूत्र भी कहते हैं। तो पूरा क्रेडिट इनको जाता है, सेज पतंजलि को। और इसे अष्टांग योग भी कहते हैं। अष्टांग योग इसलिए कहते हैं कि ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरी विधि है, ये बटी हुई है 8 फोल्ड में। जैसे हमारे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं, जहाँ पर भी क्वालिटी का प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस, तो प्रोसेसेस में जो पूरा प्रोसेस है वो तोड़ा जाता है छोटे छोटे सब प्रोसेसेस में। बस उसी तरह से ये 8 अंगों में, 8 फोल्ड में, 8 स्टेप्स में बटा हुआ है, एक सीढ़ी की तरह है। बट ये प्रोसेस है और सभी वो इंटीग्रेटेड है, कोई आइसोलेटेड नहीं है, एक से दूसरे का संबंध है। तो शुरू यदि करें तो इसको हम कहते हैं, वो जो 8 फोल्ड है वो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धरना, ध्यान, समाधि। तो ये 8 फोल्ड हो गए। फिर से कहता हूँ, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धरना, ध्यान, समाधि। समाधि वो आखिरी कड़ी है, जहाँ जो होना चाहिए वो वहाँ होना चाहिए। ठीक। अच्छा, उसके पहले तो ये पतंजलि योग सूत्र में सबसे पहला वर्स जहाँ से शुरुआत होती है वो क्या है? वो कहता है अथ योगानुशासनम। एक ही संस्कृत शब्द है अथ योगानुशासनम। इसको यदि हम तोड़ तोड़ के कहते हैं तो अथ योगानुशासनम। अब इसका ट्रांसलेशन होगा नाउ बिगिंस द टीचिंग ऑफ योगा। ओके। लेकिन मुझे ये थोड़ी सी गलत लगती है, मैं बता दूं कैसे।
देखिए कोई एक टीचर है वो हमको योग सिखा रहा है, कोई एक एनलाइटेंड बीइंग है वो हमको योग का प्रशिक्षण दे रहा है, ठीक, वो टीचिंग दे रहा है। तो उसके तरफ तो ये, उसके तरफ से, उसके साइड से देखा जाए तो ये ठीक है। नाउ बिगिंस द टीचिंग ऑफ योगा, कि उनके पास वो मास्टरी है तो वे हमको ये प्रशिक्षण दे सकते हैं, उनसे हमको ये लर्निंग मिल सकती है। लेकिन जब हमारी तरफ से हम देखेंगे तो इसका अर्थ मेरे हिसाब से होना चाहिए नाउ बिगिंस द लर्निंग ऑफ योगा, अथ योगानुशासनम, नाउ बिगिंस द लर्निंग ऑफ योगा। अच्छा ये ऐसा क्यों, नाउ बिगिंस द लर्निंग ऑफ योगा क्यों? वो इसलिए कि देखिए आई हैव डन एवरीथिंग, मैंने सब कुछ करके देख लिया, दैट आई हैव मेस्ड अप, दैट आई हैव फक्ड अप माई लाइफ एट द लेवल ऑफ बॉडी, एट द लेवल ऑफ माइंड एंड एट द लेवल ऑफ सोल। तो घूम फिर के आ गया हूँ मैं, ऐसा इसका मतलब हो गया। आई हैव ट्राइड ऑल अल्टरनेटिव्स, आई हैव ट्राइड एवरीथिंग, नथिंग इज रियली वर्किंग फॉर मी, हेंस I am coming near to yoga. Hence, now begins the learning of yoga. अथ योगानुशासनम। ठीक, तो इस तरह से इसकी शुरुआत है। अब आते हैं स्टेप्स पे। तो सबसे पहले मैंने कहा यम, तो फिर यम, तो यम है क्या? तो ये तो हो गया, इसको कहेंगे हम, यम को कहेंगे एक एक्सटर्नल डिसिप्लिन। एक्सटर्नल डिसिप्लिन का मतलब क्या हो गया? अभी मैंने बोला कि मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, हमने सब कुछ ट्राई कर लिया, लाइफ इज़ रियली नॉट मेकिंग सेंस, इट्स टोटली, हाँ, जो मैंने कहा फक्ड अप एट 3 लेवल्स। तो क्या करें? तो इसलिए वहाँ से शुरुआत हो गई, अथ योगानुशासनम। तो फिर पहली बात आती है कि भाई तो आप लर्निंग के लिए तो आ गए, योग की प्रशिक्षण के लिए तो आ गए, तो पहला स्टेप है एम। तो एम है क्या? तो एम का मतलब हो गया कि एक्सटर्नल डिसिप्लिन की। कोई कहता है मेरे पास समय नहीं है, भैया समय नहीं है तो नहीं है, तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते हो। समय तो निकालना पड़ेगा, समय किसी को भी नहीं होगा। आप किसी को भी पूछिए, समय की शॉर्टेज तो सबको है। सो जैसे टाइम इज़ मनी, तो सभी ने टाइम को इक्वेट कर दिया मनी के साथ। तो इफ टाइम इज़ मनी, देन हेल्थ कैन नॉट बी योर वेल्थ, नो, देन हेल्थ कैन नॉट बी योर मनी, देन हेल्थ कैन गेट डिटोरिएटेड। फाइन, नो। स्टीव जॉब्स ने हमको क्या बोला था उनके डेथ बेड से? खाली खाली मनी के पीछे पड़ोगे और हेल्थ को छोड़ दोगे तो ये वेल्थ चली जाएगी, और दूसरी वेल्थ आएगी लेकिन ये हेल्थ चली जाएगी। और हमारे यहाँ पर कहते हैं ना, साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। तो बॉडी साउंड नहीं होगी तो माइंड कैसे साउंड होगा? फिर वो हमें हेल्प कैसे करेगा सोल की तरफ जाने के लिए? सीढ़ी अगर से मजबूत नहीं होगी, आप थोड़ा इस तरह से सोच के देखिए, मेरे को एक घर पे चढ़ना है साफ़ सफाई के लिए, ऊपर जाना है किसी भी काम के लिए। अब सीढ़ी है लेकिन वो मजबूत नहीं है, तो क्या करेंगे? कैसे? तो कैसे चढ़ेंगे ऊपर? ठीक, तो सीढ़ी को मजबूत करना पड़ेगा, फाउंडेशन को मजबूत करना पड़ेगा। तो फाउंडेशन तो फिर बॉडी से ही शुरुआत होती है। बॉडी है, फिर सटल बॉडी है, सटल बॉडी माइंड है, वो उसकी भी स्ट्रेंथ चाहिए, उसकी भी एजिलिटी चाहिए। इस बॉडी की भी स्ट्रेंथ चाहिए, इसकी भी एजिलिटी चाहिए। स्ट्रांगनेस ऑफ द बॉडी एंड ऑल्सो द एजिलिटी ऑफ द बॉडी। तो वहाँ उस तरफ काम करना पड़ेगा। तो ये सीढ़ी जो मजबूत करने की बात है, तो वहाँ पर आते हैं, पहला होता है बॉडी से शुरुआत करनी पड़ेगी। उसके लिए सबसे पहले है यम। अब कोई बंदा कह रहा है मेरे पास समय नहीं है तो भैया कुछ नहीं हो सकता।
तो यम का मतलब हो गया एक एक्सटर्नल डिसिप्लिन। सबसे पहले तो अपने टू डू लिस्ट में सबसे टॉप पे कहीं ना कहीं इसको आपको जगह देनी पड़ेगी कि मैं योग करूँगा। कोई बात नहीं, महीने में 10 बार समझ लो या वीक में 4 बार समझ लो, रोज़ नहीं होता है तो वीक में 3 बार समझ लो, बट आपको उसके लिए वो जगह उसके लिए वो आपको जगह बनानी पड़ेगी। जगह किसकी? टाइम की। टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम होगा नहीं, टाइम कभी नहीं होता है। हमारे एंड तक टाइम नहीं होता है, तो टाइम निकालना पड़ेगा। तो वो है एक्सटर्नल डिसिप्लिन, यम। फिर आते हैं नियम। नियम का मतलब ये हो गया भैया, हम कहते हैं ना कि देखो परफेक्शन कब आता है? दे से नो व्हाट दे से इन मैनेजमेंट, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। दैट प्रैक्टिस 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 लीड्स टू परफेक्शन। हम कहते हैं ना हमारे मैनेजमेंट में, नॉर्मल मंडेन मैनेजमेंट में यही कहते हैं, परफेक्शन कैन कम ओनली आफ्टर परसिवियरेंस, कंटिन्यूस प्रैक्टिस। तो हमारा एक नियम बनाना पड़ेगा हमको, इंटरनल डिसिप्लिन। ठीक, नियम का मतलब हो गया कि रेगुलरिटी लानी पड़ेगी, परसिवियरेंस। अगर से किसी एक चीज़ को गोल के पीछे यदि पड़े हैं तो निरंतर करना पड़ेगा, रेगुलरिटी ज़रूरत है, नियमित रूप से करना पड़ेगा। आज कर लिया फिर देखेंगे 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद, ये नहीं चलेगा। अच्छा, एक और इसमें पते की बात, आपको सही में योग के फल यदि देखने हो तो कम से कम 25 डेज आपको कंटिन्यूसली करेंगे तो आपको उसका लाभ नजर आएगा। किसी भी लेवल पर प्राणायाम के फल, पॉस्चर मतलब आसन के फल, आप कोई भी एट द लेवल ऑफ द बॉडी, एट द लेवल ऑफ द माइंड, एट द लेवल ऑफ द हार्ट इमोशंस, एट द लेवल ऑफ द सोल, कुछ भी अगर से उसके सही में अगर से हमको फल देखने हो ना, बेनिफिट्स देखने हो ना, तो कम से कम 25 दिन कर कर देखना पड़ेगा। तो इसलिए वो रेगुलरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट। नियम, नियम 2 हो गए। फिर आते हैं आसन। देखिए यहाँ आता है पॉस्चरिंग। पॉस्चरिंग मतलब देखिए, मेरे माइंड से अगर से इफ़ आई एम स्टिल, इफ़ आई ब्रिंग इन स्टिलनेस, संयमा मैं लाता हूँ मेरे माइंड के लेवल पर, मेरे साइकोलॉजिकल लेवल पर, विचलित नहीं होता हूँ, वो भी एक पॉस्चर है ना आपका। एक तो बॉडी का पॉस्चर है, फिर एक मेंटल पॉस्चर भी है। मान लीजिए बॉस आपको कुछ कहता है वर्क प्लेस पे, तो आप रिएक्ट करते हो, तो फिर आपका स्टिलनेस खो गया। बॉस को पता लग जाता है, आपका वीकनेस पता लग जाता है। तो उस तरह से तो पर शुरुआत हमको करनी पड़ेगी द पॉस्चरिंग ऑफ द बॉडी। जैसे हम कहते हैं कि देखो एरेक्ट बैठना चाहिए, तो क्या होगा, फिर जो हमारा स्पाइन है वो ज़्यादा डैमेज नहीं होगा, वो भी एक तो पॉस्चर है ना। आसन का मतलब है पॉस्चर। सो आसन से हमको शुरू करना पड़ेगा, पॉस्चरिंग से शुरू करना पड़ेगा। अच्छा, एक बहुत पते की बात, पूरे पतंजलि योग सूत्र में ये जितने भी हमारे आसन हैं, कहीं भी 100 के ऊपर जितने भी, मतलब कई सारे जो आसन हैं, इनका कहीं भी जिक्र नहीं है। ये बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है। संपूर्ण पतंजलि सूत्र में ये जितने भी हमारे, मान लीजिए कोई भी आसन है, पद्मासन है, भुजंगासन है, जितने भी आसन है, कोई भी नाम ले लीजिए आप, इन कोई भी आसनों का उसमें कहीं जिक्र नहीं है। आप पूरा पतंजलि योग सूत्र पढ़कर देख लीजिए, वहाँ पर केवल आसन के ऊपर एक ही वर्स आता है,
और वो वर्स कहता है स्थिर सुखम आसनम। आपका कोई भी पॉस्चर हो उसमें स्थिरता होनी चाहिए और सुखमयता होनी चाहिए। स्थिरता मतलब स्टिलनेस होना चाहिए, इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, और स्थिर सुखम, वो सुखम होना चाहिए। वो आसन जो है वो सुखम होना चाहिए। आपको पेन दे रहा है फिर भी आप कर रहे हो तो कैसे चलेगा? वो पेन को फिर एग्रीवेट करेगा। तो आपको कहीं गलती हो गई, या तो पॉस्चरिंग की गलती है या तो आप उस आसन के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो, तो आपको आपके गाइडेंस में, उस टीचर के गाइडेंस में करना पड़ेगा। जितने भी आसन हैं आपको जो प्रशिक्षित टीचर है, जो हु इज़ ए वेरी गुड टीचर, उसके ही गाइडेंस में आपको ये करनी चाहिए, नहीं तो डैमेजेस होंगे। सो दैट इज़ पॉस्चरिंग। हम इस डिटेल, ये वीडियो इसके लिए नहीं है कि जो पॉस्चर्स है, कौन से पॉस्चर्स है, उसको कैसे किया जाता है फिजिकल लेवल पे और उनके बेनिफिट्स क्या है, वो ये वीडियो उसके लिए नहीं है। तो कुछ जगह तो ये हो रहा है कि बस यहाँ तक ही सीमित, योग जो है, योग की जो विद्या है वो यहाँ तक ही सीमित हो गई है। इसको मैं कहता हूँ बंदर योगा, मंकी योगा। कोई बाबा है बस उड़ रहा है, इसी खाली पॉस्चर्स में उड़ रहा है, पॉस्चर के बाहर कुछ नहीं बताया जा रहा है, कोई इंक्वायरी नहीं है, कोई इंक्विजिटिवनेस नहीं है, बस वो डेड। पॉस्चर का मतलब है जो आसन के लेवल पर डेड एंड हो गया है। मैंने कहा स्ट्रांग बॉडी एंड एजाइल बॉडी आर नीडेड, बट उसके आगे यम नियम आसन, आसन हमारा हो गया। तो यहाँ पर स्थिर सुखम आसनम, उसमें स्थिरता लाइए और सुखमय होना चाहिए। वो आपको उस पॉस्चर में आनंद मिलना चाहिए। ओके, यू कैन नॉट बी अनहैप्पी एंड यू कैन नॉट बी अनस्टेबल इन दैट पॉस्चर, विच एवर दैट पॉस्चर इज। तो परफेक्शन वहाँ आना चाहिए। जो योग में निरंतर करने का प्रयास का मतलब ये हो गया कि दैट परफेक्शन वी हैव टू ब्रिंग इन एट दिस टू लेवल्स। विच टू लेवल्स? स्थिरता, सुखमयता। ओके, अब यम नियम आसन, फिर आते हैं प्राणायाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राणायाम मतलब जो हम सांस ले रहे हैं। अब ये सांस तो बाहर से आ रही है। देखिए साइंस कहती है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, योग में इससे आगे है। जो ऑक्सीजन है वो तो एक पाइप है प्राण के आने के लिए। प्राण इतना सटल है कि वो हमारे बॉडी में आने के लिए उसको और भी सटल पाइप चाहिए, कंड्यूट। दैट कंड्यूट इज दिस ऑक्सीजन। डोंट से वी आर टेकिंग ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई वी आर अलाइव। वी आर लिविंग एंड वी आर नॉट डेड बिकॉज वी आर टेकिंग ऑक्सीजन। वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है। क्यों? प्राण को आप मेजर कैसे करेंगे? प्राण तो सब्जेक्टिव है, उसको देखने का तरीका क्या है? ऑक्सीजन तो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, आप लैब में उसका पता कर सकते हैं। वो केमिस्ट्री में एक कंपाउंड है, मेजरेबल, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है। बट यहाँ पर हमारे लिए ऑक्सीजन केवल एक पाइप है जिसके थ्रू, एक कंड्यूट है जिसके थ्रू प्राण आ रहे हैं। लाइफ सोर्स इज कमिंग। इट जस्ट लाइक हमारा गैस का पाइप होता है, बस उस तरह से हमारे किसी पाइप से गैस आ रहा है, किसी पाइप से पानी आ रहा है, बस उस तरह से है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन केवल एक पाइप है जिसके थ्रू प्राण आ रहे हैं, द लाइफ सोर्स। आज यदि हम बात कर रहे हैं तो बिकॉज ऑफ दैट लाइफ सोर्स। इफ दैट लाइफ सोर्स इज नॉट देयर, आई एम नॉट देयर, नो, देयर इज नो कॉन्शियसनेस, आई एम डेड।
जो कुछ भी है वो ये लाइफ है। तो ये बॉडी को आप मत कहिए कि ये स्थूल है, ये काम की नहीं है। आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड विल नॉट वर्क, एंड देन यू विल गो मैड। क्योंकि हमको यदि वहाँ तक जाना है, समाधि में यदि हमको सोल तक जाना है, तो यही बॉडी से ही तो जाना पड़ेगा ना। यही तो सीढ़ी है ना, बॉडी और माइंड, इसी से ही जाना पड़ेगा। इनसे दोस्ती करनी पड़ेगी। इनसे दुश्मनी करेंगे तो वो कैसे पास आने देंगे? अगर से मैं मेरे बॉडी से दुश्मनी कर लेता हूँ तो बॉडी मुझे कैसे पास में आने देगी? मेरे माइंड से मैं दुश्मनी करूँगा तो मेरे को कैसे आने देगी? अब ये झाड़ है, आप देखिए, इनको यदि हम पानी नहीं देंगे, इनको रोशनी नहीं मिलेगी, तो इनको फल कैसे आएंगे, फूल कैसे आएंगे? अच्छा, फूल नहीं आएंगे तो सुगंध कहाँ से आएगी? तो हम भी सीड की तरह है। मैं पिछले वीडियो में बोल चुका हूँ, हम भी जो है, हम एक सीड की तरह है। हमको फ्लावर होना, वी हैव टू फ्लावर इन आवर कॉन्शियसनेस। तो एक वो फ्लावर की तरह, फ्रूट की तरह हमको बनना पड़ेगा। सीड में ही नहीं रहना पड़ेगा। सीड में ही रहने से नहीं चलेगा। तो निसर्ग की जो फूल है वो इसी का ही प्रतीक है। वो हमको एक सूचक है, वो हमको सूचना दे रहे हैं बार बार कि भैया सीड स्टेट से आगे बढ़ो और सीड स्टेट से फूल तक फूल जाओ। फूल जाओ मतलब फैल जाओ नहीं, फूल जाओ। फैलना अलग है, फूलना अलग है। तो फ्लावर, सो फ्लावरिंग इनटू आवर ओन कॉन्शियसनेस। तो माइंड हैज़ टू बिकम आवर फ्रेंड। माइंड से मैत्री करनी पड़ेगी। इफ द माइंड बिकम, इफ योर माइंड इज एन एनिमी, सी, माइंड कैन बिकम आवर एनिमी, माइंड कैन बिकम आवर फ्रेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। द मोमेंट वी मेक एन एनिमिटी विथ आवर बॉडी और विथ आवर माइंड, देन गॉन, देन फिर क्रिएटिविटी पॉसिबल नहीं है। देन द हाइएस्ट इज नॉट पॉसिबल। देन वी आर गोइंग इनटू द लोवेस्ट जोन्स ऑफ आवर लाइफ। फिर वो डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाता है। ठीक, तो हो गया यम नियम आसन। अच्छा, यम नियम आसन, प्राणायाम। तो प्राणायाम में एक और थोड़ा सा कह दूं, देखिए, प्राण को आपको बार बार देखना पड़ेगा। मतलब कैसे? जब आप एंग्जाइटी में होते हो तो आपका प्राण कैसे चलता है? जैसे मान लीजिए आप एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, आप दोनों देख लीजिए, अनप्रिपेयर्ड व्हेन यू गो, व्हाट हैपन्स? इंटरव्यू और एग्ज़ाम, कुछ भी, छोटा बच्चा है, कोई अगर से एग्ज़ाम जा रहा है, आप अगर से कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, अनप्रिपेयर्ड हो, आपके सांस को देखिए, कैसा आपको लगता है? अच्छा, कोई भयभीत सा है, मान लीजिए कहीं अंधेरा आ गया, या कोई कोई ऐसा प्राणी आ गया एकदम सामने, खूंखार, या सांप आ गया, तो आपके सांस को देखिए। ठीक। अच्छा, कभी आपको पेन हो गया किसी कारण, दैट योर बॉडी इज इन ए पेनफुल स्टेट, आपके सांस को देखिए। ठीक। अच्छा, ड्रीम्स में देखिए आपके सांस को, ड्रीमलेस स्टेट में देखिए आपके सांस को, आपको तो कुछ भी नहीं पता लगेगा। ड्रीमलेस स्टेट में तो इतना बड़ा आनंद आता है, मतलब आप when you come back from the dreamless state, you feel nourished, you feel my God, मुझे soundless sleep मिली है, ऐसा लगता है। तो सोच लीजिए वहाँ पर सांस कैसी चल रही होगी। तो प्राणायाम का मतलब ये हो गया कि उसकी अंडरस्टैंडिंग, लोग इसको गलत ट्रांसलेट करते हैं। कैसे? कंट्रोल ऑफ योर ब्रीथ। वो जो मूवी है ना, कंट्रोल, can you control your breath? Just let's say if I close my mouth and my nostrils, वो उभर के बाहर आ जाता है, right? Can you control? No, what I'm saying is, when you go through into all these phases and silently look at your breath, then you will get
ए डीपर अंडरस्टैंडिंग कि ये सांस कैसे चलती है अलग अलग स्टेट में। उसी तरह से अंततः साइलेंट स्टेट में आपकी सांस कैसे चल रही होगी उसका भी आपको पता लग जाता है, राइट। सो दिस ब्रीथ इज ए कनेक्शन फ्रॉम द डिवाइन टू अस। तो ये एक जरिया है, एक सोर्स है उस तरफ जाने का। अच्छा, प्राणायाम में जितने भी दूसरे जो भी है वो प्राणायाम भी जो हम करते हैं वो भी करना चाहिए, उसका बॉडी के लेवल पे बहुत लाभ है। अंडरस्टैंडिंग तो है बट करना भी तो है, करना एंड अंडरस्टैंडिंग दोनों है। साइकिलिंग करेंगे तो बैलेंस आएगा, साइकिल से गिरेंगे ही नहीं, साइकिलिंग करेंगे ही नहीं तो बैलेंस कैसे आएगा। तो उसकी जो विधि है फिर उस पे आएंगे, अलग प्रकार के प्राणायाम कैसे किए जाते हैं वो अलग, वो तो करने ही पड़ेंगे, फिजिकल लेवल पे वो करने पड़ेंगे। सांस लेना छोड़ना, जितने भी 2 3 4 टाइप के जो भी वो करना पड़ेगा। तो हमको क्या पड़ेगा, यहाँ पर भी यम है, देखिए प्राणायाम, तो यहाँ पर भी वो जो पहले वाला यम है ना, इसको भी नियमित से करना पड़ेगा कि प्राण कैसे आ रहे हैं और कैसे जा रहे हैं, और किस अवस्था में मैं भयभीत हूँ तो कैसी स्थिति है, मैं साइलेंट हूँ तो कैसी स्थिति है, मैं गड़बड़ी में हूँ तो कैसी स्थिति है, मैं गड़बड़ी में खाना खा रहा हूँ तो मेरी सांस कैसे चल रही है। तो इन सब से साइलेंटली when you bring in your witnessing consciousness towards breathing, then you will get a far deeper understanding when it comes to pranayama. It is not only you who is breathing, through you God is also breathing. You understand it this way. ठीक, तो इसका अंतिम सूत्र तो ये है कि when I breathe in life happens, when I breathe out death happens. मैंने ये जो बताया 2 छोर, डरने की कोई बात नहीं, बर्थ और डेथ वो उस नदी की तरह वो 2 छोर है। So when I breathe in life is happening, when I breathe out death is happening. These two, whatever those two are, they are continuously happening. अभी मैंने सांस ली और सांस छोड़ी, अगर से वो आएगी नहीं वापस तो मैं तो गया, that is death. This life is over. उसके पहले ही ये सब जानना है। पूरा प्रयास क्या है? पूरा प्रयास यही है कि ये जो बॉडी है, ये जो मरेगी, इसके मरने के पहले हमारे भीतर जो डेथलेस है, जो इमोर्टल है, उसे जानना, यही योग है, यही वो यूनियन है। क्योंकि हमने कहा परमात्मा का तो कोई जन्म नहीं हुआ, वो तो इमोर्टल है। जब जन्म ही नहीं होगा तो मरेगा कैसे? जो भीतर का आत्मन है वो भी वैसे, वो उससे जुड़ा हुआ है, उसका भी जन्म नहीं हुआ और वो भी कभी नहीं मरेगा। लेकिन वो भीतर है, वो बहुत सटल है। बॉडी ग्रॉस है, माइंड सटल है, प्राण उससे भी सटल है। मैंने कहा ऑक्सीजन तो केवल एक पाइप है। और आप इसी तरह से सोचिए, जब बॉडी ग्रॉस है, माइंड सटल है, प्राण सटलर है, तो सोचिए सोल कितना सटल होगा, वो सटलेस्ट है। तो पूरे योग का ये जो प्रोसेस का मतलब हो गया दैट वी आर मूविंग फ्रॉम द ग्रॉस टू द सटल, बॉडी टू सोल, बॉडी माइंड हार्ट एंड सोल। हम बोलते हैं ना बॉडी माइंड एंड सोल, क्यों कह रहे हैं? So we are moving, the whole process is what? The whole process is of moving from the gross to the subtle to the subtlest. जो हमारा सृष्टा है वो सटलेस्ट है, वहाँ हम खो जाते हैं। वो हो गया ध्यान, आते हैं हम आगे आएंगे। तो हो गए प्राणायाम, हो गया यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार।
प्रत्याहार का मतलब जानते हैं क्या है? एक्चुअली इसको ट्रांसलेट करते हैं गोइंग बैक टू द सोर्स, रिटर्निंग बैक टू द सोर्स। सोर्स क्या हो गया? ये देखिए, ये पूरा मैंने कहा आउटर टू इनर है। ये बॉडी है आउटर, सोल है इनर। सोल एक सेंटर की तरह है। आप समझ लीजिए एक वर्तुल खींचिए, ठीक, उस वर्तुल को कहिए कि दैट इज द लेयर ऑफ द बॉडी, और वो मेरा जो वर्तुल है वो किसका सेट है, किसका सबसेट है? जो कॉस्मिक सेंटर है, जो कॉस्मिक सर्कल है, उसका सेट है, उसका सबसेट है। यू एंड मी आर सबसेट्स ऑफ द कॉस्मिक बॉडी। माई माइंड एंड योर माइंड इज अ सबसेट ऑफ द कॉस्मिक माइंड, है ना? तो पहले अपना सॉल्व करते हैं। तो हमारे लेवल पे आप थोड़ा सा उसको एक सर्कल की तरह मारिए। तो द सर्कल, सो द आउटर पेरिफेरी ऑफ योर सर्कल इज योर बॉडी। हम क्या करते हैं, यहाँ से ही बाहर जाते हैं, ये गलती करते हैं। वी आर गोइंग इन टू द वर्ल्ड फ्रॉम द पेरीफरी, फ्रॉम दिस पेरीफरी। हम अगर से एक सर्कल है तो हमारे पेरीफरी से हम बाहर जा रहे हैं। भीतर का हमें कुछ भी नहीं पता है। तो भीतर का कुछ भी नहीं पता है तो होता क्या है, फिर हमें वो स्ट्रेंथ नहीं आती है, साइकोलॉजिकल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नहीं आती है, फिर हम वीक पड़ जाते हैं। फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, पहलवान की तरह स्ट्रेंथ नहीं। देखिए, पहलवान के साथ पहलवान ही लड़ेगा ना, उसकी चिंता क्यों करनी है? अगर ऐसे मैं लड़ने जाऊँ किसी पहलवान से, कैसे जीत पाऊंगा? उस स्ट्रेंथ की हम थोड़ी बात कर रहे हैं, हम तो साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। और वो गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अगर से कोई कुश्ती में इंटरेस्टेड है, जो मैंने बार बार कहा, आपका जो पैशन है, हो सकता है कोई कुश्ती में इंटरेस्टेड हो, कुश्ती का एनलाइटनमेंट का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। मैं अगेन बार बार बोलता हूँ आपको, दैट इज ए प्रोफेशन, प्रोफेशनल मैस्टरी एंड पर्सनल मैस्टरी। ओके, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, chief enlightening officer of this organization, of this organ. The sage commander is sitting inside. उसकी awakening होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक? तो हम क्या करते हैं, उस पेरीफेरी से बाहर जाते हैं, पेरीफेरी से भीतर नहीं आते। तो वो एक सर्कल हुआ, फिर एक कंकरेंट सर्कल ड्रॉ कीजिए उसके नीचे, उसको कीजिए, उसको कहिए the level of my mind, intellectual layer। फिर एक ड्रॉ कीजिए, उसको कहिए इमोशनल लेयर। ये हृदय भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हम पोएट्री कैसे करेंगे, किसी के साथ एम्पैथी कैसे करेंगे? मैंने बात की एम्पैथी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड एम्पैथी न्यूरॉन्स। सो एम्पैथी न्यूरॉन्स आर हेल्पिंग अस टू लर्न सॉफ्ट स्किल्स। हार्ड स्किल्स तो ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स हमको हेल्प कर रहे हैं। मेरा वीडियो देखिए, हार्ड स्किल्स वर्सेस सॉफ्ट स्किल्स। अंततः एनलाइटनमेंट इज़ नॉट ए स्किल जो हमको समाधि में होगा, वो तो स्किल ही नहीं है, उसको भी हमको हासिल करना है। दैट इज़ ए पर्सनल मैस्टरी। सी, एनलाइटनमेंट क्या हुआ? दैट इज़ ए पर्सनल मैस्टरी। प्रोफेशनल मैस्टरी, आप किसी को योग सिखाना, किसी को मोटर ड्राइविंग सिखाना, किसी को स्विमिंग सिखाना, वो आपको जानना पड़ेगा। आप जैसे मुझे अगर से कोई थोड़ा सा इफ़ आई एम ट्रेन्ड लेट अस से इन ए पर्टिकुलर डिसिप्लिन, वो मेरा फाइनेंस, अकाउंट, सप्लाई चेन का फील्ड है, वहाँ पर मुझे थोड़ा सा एक एडवांस्ड नॉलेज है, वो मेरी प्रोफेशनल साइड हो गई, उससे इसका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, बाबा में मत पड़िए, वो फंस जाओगे। उनको ही कुछ नहीं आता है तो क्या आपको बताएं, ठीक? तो ये हो गया यम, नियम, आसन, प्राणायाम। अब प्रत्याहार मैंने आपको कहा कि इसको लूजली कहते हैं कि रिटर्निंग बैक, गोइंग बैक टू योर सोर्स।
प्रत्याहार मतलब ये हो गया कि नॉट गिविंग फूड टू योर माइंड। तो हम अब माइंड की तरफ जा रहे हैं। हमारे माइंड का सबसे बड़ा फूड क्या है? मैंने बोला थॉट्स। वो हमेशा ये इमेजिनेशन में, बंडल ऑफ थॉट्स में पड़ा रहता है, जो हमने न्यूरो साइंस में देखा। दिस गाय इज ए 2.5 pound 3 pound jelly like substance having 100+ billion neurons, and they are interconnecting with each other. One neuron connects with 1000 to 10,000 other neurons, और फिर वो इंफॉर्मेशन फ्लो होता है। तो मैंने कहा उस नेटवर्क में उसकी गणना यदि करेंगे, कंप्यूटेशन करेंगे, तो कितना आता है उसका नंबर? मोर देन द नोन पार्टिकल्स इन द होल यूनिवर्स। और हमारे उपनिषदों का एक महावाक्य क्या है? अहम ब्रह्मास्मि। तो उन्होंने क्यों कहा फिर अहम ब्रह्मास्मि? तो ये कैन यू जस्ट थिंक दिस माइंड इज नथिंग लेस देन द यूनिवर्स, क्योंकि वो उसी का ही सबसेट है ना, कॉस्मिक माइंड का ही तो सबसेट है। तो प्रत्याहार का मतलब हो गया नॉट गिविंग फूड टू योर माइंड। तो हमारे माइंड को हमको कल्टीवेट करना पड़ेगा। जो कंडीशनड है, इसको किसी ने कंडीशन कर दिया। अर्लियर एनवायरनमेंट, प्रेजेंट एनवायरनमेंट, टीचर्स, पेरेंट्स, पास्ट, अब कहाँ तक जा सकते हैं? जाइए पीछे, बिग बैंग से लेकर अभी तक, ये सभी रिस्पॉन्सिबल है जी। क्यों रिस्पॉन्सिबल है? हमारी जो सरलता तरलता का, मैंने कहा एनलाइटमेंट तब तक पॉसिबल नहीं है। सरलता तरलता नहीं आएगी तो पॉसिबल नहीं है भैया, जा ही नहीं सकते हो आगे, क्योंकि वो सटलेस की बात है। जो सटल है उसके पास कन्निंगनेस लेके कैसे जाओगे? जो हमारे भीतर जो सटलेस्ट तत्व है, उसके पास हम जाएंगे कैसे? हमारे कन्निंगनेस को लेकर। हाउ विल वी ट्रैवल विथ अवर कन्निंग माइंड? जस्ट थिंक, नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल, राइट? तो प्रत्याहार, तो वो माइंड कल्टीवेट करना पड़ेगा हमको। नेगेटिव थॉट से पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाना पड़ेगा, पॉजिटिव थॉट से न्यूट्रल थॉट्स तक जाना पड़ेगा, न्यूट्रल थॉट से साइलेंस तक आना पड़ेगा। तो ये जो माइंड है, साइलेंट माइंड की तरफ बढ़ना चाहिए, तो उधर वो प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धरना, ध्यान, समाधि। तो धरना क्या है फिर? धरना को वो कहते हैं कंसंट्रेशन। क्यों मैं बताऊं क्या आपको? देखिए, कोई एक ऑब्जेक्ट है बाहर, उसको मैं कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहा हूं, उस ऑब्जेक्ट के तरफ ही कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूं, तो मेरे तरफ मैं कंसंट्रेट कैसे कर पाऊंगा? ध्यान में अंततः अपने आप को देखना है। जब मैं बाहर के चीज़ को ही देख नहीं पा रहा हूँ, बाहर एक गोल है, एक टारगेट है, एक पॉइंट है। जैसे हम वो उस गेम में जो डार्ट का गेम होता है, तो हम कैसे मारते हैं, या मान लीजिए कोई पुलिस है, कोई पुलिस ऑफिसर है, या कोई मिलिट्री में है, वो टारगेट की तरफ मारता है, तो वो निशाना लगाता है। जब उस तरफ ही उसका निशाना बन नहीं रहा है, तो वो अपने आप को कैसे देखेगा? आप ज़रा सोचिए ज़रा। तो हमारे भीतर एक साइंस है छुपा हुआ, वो है अपोजिट का। जब तक मैं उधर का अपोजिट नहीं करूंगा, तो उसका इधर का जो काउंटर पार्ट का करने की जो विधि है वो नहीं आएगी। सो आई हैव टू कंसंट्रेट ऑन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स सो दैट आई कैन लुक एट माई इंटरनल ऑब्जेक्ट्स। तो हमारे इंटरनल ऑब्जेक्ट्स क्या है? The thoughts in the mind and the emotions in the heart are our internal objects. तो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या करते हैं? कोई ज्योति लगाते हैं या कोई एक पॉइंट लगाते हैं, उसके तरफ ध्यान से देखते हैं, कंसंट्रेशन से देखते हैं। जैसे बाहर के जगत में मान लीजिए हम किसी एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, या इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या किसी काम के लिए, तो वहाँ पर तो कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। मान लो कोई एक आर्चरी में है, मान लो कोई शूटर है, तो वो वहाँ उसको तो कंसंट्रेट करना पड़ेगा। वो अपने टारगेट की तरह स्टिल कंसंट्रेट करता है, फिर बिल्कुल स्टिलनेस लाता है, तब जाकर वो अपने
छेदेगा, वो जो गोल है, जो टारगेट है, उसको वो छेदेगा। लेकिन हमारा टारगेट तो क्या है? हमारा भीतर का टारगेट तो हमारा सोल है, हमको वहाँ उसे छेदना है, तो कैसे करेंगे? सो व्हाट आई एम सेइंग इज देयर इज अ outer circle and there is a point at the center and you are shooting at the center, you are aiming at it. I am saying just reverse it. You are a circle and at the center is your soul, hit it. Can you? अच्छा, वहाँ पर कोई हाथ तो नहीं ऐसा हिट करने, तो आपको आपके जो विटनेसिंग कॉन्शियसनेस को ही तो लेके जाना है उधर। हमको किसको लेके जाना है? We have to take our witnessing consciousness to that point of centering, that point of stillness. ठीक? तो कंसंट्रेशन, तो हम कंसंट्रेट किस पे करेंगे? जो सांस आ रही है उसके ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, जो सांस जा रही है उसके ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, जो टेंजिबल है उसके ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, जो इंटेंजिबल है उसके ऊपर ध्यान करेंगे। सूत्र याद रखिए, जो टेंजिबल है, जो परसीवेबल है, जो टच एंड फील का है, उसके ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, और जो इंटेंजिबल है, नॉन परसीवेबल है, उसकी तरफ ध्यान करेंगे, उसकी तरफ केवल देखेंगे, भीतर से, भीतर की आंखों से, ओ ध्यान की विधि की तरफ। तो क्या हो गया? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धरना हो गया। अब आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है ध्यान। अच्छा, इसमें क्या गड़बड़ी हो रही है ध्यान की? कोई कह रहा है कि मैंने 4 घंटे ध्यान कर लिया, वो ऐसे पद्मासन, वो कहते हैं ऐसे एरेक्ट बैठे पद्मासन पे, एक पॉस्चर ले लिया और अपनी आंखें बंद कर दी, और वो कह रहे हैं कि मैंने 1 घंटा ध्यान किया। आज 4 वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो वो बोल रहे हैं जी, वो माइंडफुलनेस जो है ना, जो लूजली हम वो ध्यान जो संस्कृत का है, जिसको बुद्ध ने झान बोला, फिर वो चाइना में जाकर चान हुआ, फिर वो जापान में जाकर जेन हुआ, इसको वो लूजली ट्रांसलेट करते हैं मेडिटेशन या माइंडफुलनेस। तो वो कह रहे हैं वेस्टर्न में मैंने 4 दिन, पहले मैं लगातार 4 दिन मेडिटेशन किया, 10 घंटे मेडिटेशन किया। तो उनकी जो ये कैलकुलेशन है, अगेन सेम मटेरियलिस्टिक इन ए सेंस दैट वो ऑब्जेक्टिव, वो उसी तरह से, जिस तरह से मैंने आज 10 घंटा काम किया, बॉस तो खुश हो जाएगा मैंने 10 घंटा काम कर लिया। आप कहो बॉस को, बॉस मैं तो कल घर गए नहीं, वो तो खुश हो जाएगा, मिल गया मेरे को एक चूतिया, है ना। आपका बॉस बोलेगा, अरे अच्छा मिल गया यार ये मेरे को चूतिया, घर जाता ही नहीं। ठीक है, इस लंगूर के वजह से दूसरे लंगूर नहीं जाएंगे। एक बार सोच के देखिए। तो वही भाषा में बात, ध्यान को भी जो भौतिक भाषा है हमारी, उसी भाषा में बात करने लग गए। 4 घंटे ध्यान कर लिया, 5 घंटे ध्यान कर लिया, ऐसा पद्मासन में बैठते हैं, आंख बंद करते हैं। अरे भैया, इस तरह से 1000 साल करोगे तो कुछ नहीं होगा। फिर बात क्या है, फिर ध्यान की ये प्रक्रिया क्या है? देखिए, ये जो पूरा प्रोसेस जो मैंने बताया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धरना, फिर ये ध्यान, वो ध्यान के लिए प्रिपेयर कर रहा है हमको। तो ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान का मतलब है लूजली, पकड़ के नहीं, लूजली हमारे ये जो पूरे कृत्य है 3 लेवल पे, इनके तरफ ध्यान लाना। एट द लेवल ऑफ माई हार्ट, माई इमोशंस, नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल, ओके, एंड देन एट द लेवल ऑफ द माइंड, जो भी थॉट्स है, नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल, फिर वो साइलेंट माइंड की तरफ, फिर जो मेरे एक्शंस है, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, उन कृत्यों की तरफ ध्यान से देखना, इस कला का नाम ध्यान है। तो आप बोलेंगे ये तो बड़ा सिंपल है। यस, if you are able to look at yourself, then all this is not needed. कोई ये कहेगा, सर मुझे तो योग में कोई रुचि नहीं है जी, जो फिजिकल की बात है वो मैं किसी और तरीके से कर लूँ। वेरी वेल, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम।
he can go to gym, he can do swimming, he can do cycling, he can find out other ways of physical strength, bringing in physical strength in your body and mental strength, right? बट इसमें एक कंबाइन करना पड़ेगा उस बंदे को, जो बंदा कह रहा है कि मुझे योग नहीं करना है, कोई बात नहीं, फिर उसको माइंडफुलनेस लाना पड़ेगा। मतलब जिम के साथ साथ या स्विमिंग के साथ साथ या जो भी वो कृत्य कर रहा है फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द फिजिकल बॉडी, उसको फिर माइंडफुलनेस उसको ऐड करना पड़ेगा। इफ इज एबल टू डू, नो प्रॉब्लम। इफ इज एबल टू लुक एट हिमसेल्फ at these 3 levels, then there is no problem. बट अब योग इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है साइंटिफिकली कि वो अंततः अपने आप को देखने के लिए हेल्प करता है। अगर से वेरी जेन्यूनली, वेरी मेटिकुलसली, वेरी ऑनेस्टली, इफ आई मूव थ्रू ऑल दीज प्रोसेसेस, then at the level of dhyana I will be capable of looking at my thoughts, my emotions and my actions. तो ये 3 लेवल के जो कृत्य हैं मेरे सूक्ष्म कृत्य, इनको देखने के लिए मेरे को वो ध्यान हेल्प करेगा, इसलिए वो डिज़ाइन किया हुआ है। तो क्या वो पागल है क्या? सेज पतंजलि इतने बड़े जो सेज है हमारे, तो उनको क्या कोई पागल कुत्ता काटा है क्या? ये उन्होंने ये जो पूरा स्टैंडर्ड, ये जो फ्रेमवर्क जो बना के दिया उन्होंने, उसका ये कारण है। It will help me to look at myself when I honestly pass through all the earlier stages, and when I come at dhyana, I'll be able to look at myself. I'll be able to look at my monkey mind. I'll be able to look at my mind, my thoughts, my emotions and my actions. ये ध्यान है, ठीक। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, ध्यान में आ गए हम। तो ध्यान में हम गलत धारणा, धरना अलग है, धारणा अलग है, गलत धारणाएं, रॉन्ग नोशंस। कोई कहेगा एक कोई उदाहरण के लिए बता दीजिए, मतलब गलत धारणा का मतलब क्या है? तो ये गलत धारणा मीन्स, मेरा कहने का मतलब है, सी इट इज़ वेरी इजी टू बेंड योर बॉडी बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बेंड योर माइंड। It is very easy to bend your body, but it is very difficult to bend your notions that you are carrying for lives. Wrong notions, wrong attitude, wrong aptitude. तो कोई कहेगा कि मेरे पे थोड़ा मैं एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अरिस्टोटल एक बहुत बड़े लॉजिशियन माने जाते हैं, ठीक, एक बहुत बड़े फिलोसोफर माने जाते हैं। तो वहाँ से शुरुआत होती है, फिर अभी हम साइंस में आते हैं, पिछले 400 साल में हम साइंस में आते हैं। लेकिन पहले हम अरिस्टोटल जो है, इनको एक बहुत बड़े फिलोसोफर मानते हैं। अब इनकी क्या धारणा थी, आप सोचिए ज़रा। अरिस्टोटल की ये धारणा है, वो मानते हैं, आप गूगल आउट करके देखिए, कई सारी धारणाएं, तो एक मैं एक एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ। वो मानते हैं कि दैट द मेल्स आर stronger than the females. Females are inferior to males. क्यों? आप उनको पूछे क्यों, तो उनकी धारणा देखिए। वो कहते हैं because the number of teeth that the men carry are more than the number of teeth women carry or females carry. बताओ आप एक बार, इसका क्या साइंटिफिक एविडेंस है? He is saying very clearly in concrete terms that women are inferior to men because men have more number of tooth, okay, more number of tooth than female. तो उनकी मतलब एक, उनको 2 बीवियां नहीं कहूँगा, उनकी एक पत्नी थी, वो थोड़ा सा कम उम्र में मर जाती है, फिर वो एक रिलेशनशिप में आते हैं किसी और महिला के साथ। तो उनके लिए तो स्टैटिस्टिकली आप देखिए कितना इजी था उनके लिए। वो सिंपल कहते, हनी यू काउंट माइन, आई विल काउंट यूअर्स। तो
तो उनका सैंपल साइज तो रीजनेबल था उनके लिए, 2:1 था, तो वहीं उनको सत्य पता लग जाता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरे ग्लोबल का सैंपल साइज लेने की ज़रूरत नहीं, उनको तो ये सिंपल चीज़। अब ना सच्चे इस तरह के कई लोग हैं, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो अरिस्टोटल जैसे इतने बड़े फिलोसोफर को जो ये कहता है दैट वीमेन आर इन्फीरियर टू मेन बिकॉज मेन हैव मोर नंबर ऑफ टूथ देन फीमेल, ये एक धारणा वो पाल रहे हैं। तो ये धारणा को निकालने के लिए कितनी कोई बड़ी बात है क्या? नहीं, वो सिंपल कहते हनी यू काउंट माइन आई विल काउंट यूअर्स, तो उनको तब का तब पता लग जाता। तो ये 2 औरतें जिनके साथ इनका ये रिश्ता था, उनको एक सैंपल में पता लग जाता उनके टीथ के हिसाब से उनके कम है या ज़्यादा है। नाउ दिस इज जस्ट स्टूपिड आर्ग्यूमेंट इज व्हाट आई एम सेइंग। तो इस तरह की कई सारी धारणाएं हो सकती हैं, इन धारणाओं को हम पाल रहे हैं सदियों से। तो धारणाएं कैसी जाए, जो गलत धारणाएं हैं वो कैसी जाएगी? तो योग में देखिए कितना बड़ा आ गया बात। इट इज़ ईजी टू बेंड माई बॉडी बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू बेंड माई माइंड, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू बेंड माई नोशंस। तो ये गलत धारणाएं कब ख़त्म हो जाती है? योर नेगेटिव माइंड विल बी डिजॉल्व्ड इनटू ए साइलेंट माइंड ओनली विद द हेल्प ऑफ ध्याना, देयर इज़ नो अदर वे। दूसरा और कोई तरीका नहीं है। ठीक, तो ये हो गया ध्यान। हम कभी डिटेल में फिर बात करेंगे एक एक इसके ऊपर, फिर ये फिर बड़ा हो जाएगा। तो ये एक जस्ट इंट्रोडक्टरी टाइप में है। देखो अभी 57 मिनट हो गए, तो मैं 1 घंटे के पहले क्लोज करने की कोशिश करूँगा। तो फिर हम क्या करेंगे, ये जितना भी ये योग का विज्ञान है, फिर डीपर हम एक एक लेवल पे जाएंगे, अलग अलग उदाहरण या लेके जाएंगे। तो यहाँ पर मैं ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। तो हम जब आए अब ध्यान में, अब एक लास्ट बच जाता है, तो इस ध्यान में हमको साइलेंटली, अब यहाँ पर वेटिंग पीरियड है जी। ये सब तो आपने कर लिया, ध्यान में करना नहीं होता है। देखिए ध्यान में अंततः होना होता है। तो जो भी हम करते हैं वो ध्यान नहीं है। तो ध्यान क्या है? जो होना है वो ध्यान है। तो फिर हम जो कर रहे हैं वो क्या गलत है? नहीं, वो होने की तरफ जाने के लिए हेल्प कर रहा है। मैंने आपको कहा ये पूरे प्रोसेस से मैं गुजरूंगा तो अपने आप की तरफ देखने के लिए सक्षम हो जाऊंगा। ध्यान पे आते आते अपने आप को देखने के लिए सक्षम हो जाऊंगा। इसलिए ये पूरा डिज़ाइन किया हुआ है प्रोसेस। तो ये सब करना आ गया ना। देखिए यहाँ पर एक मैं अच्छा उदाहरण देने की कोशिश करता हूँ। लोग करते हैं कि ध्यान करना नहीं है जी, ध्यान होना है। देखिए ध्यान दोनों भी है, अंततः होना है। होना का मतलब कैसे? जैसे डूइंग एंड बीइंग। डूइंग इज एट द पेरिफेरी, एट द लेवल ऑफ फर्स्ट सर्कल, एट द लेवल ऑफ द बॉडी। मेरे जो कर्म है, कृत्य है, फिजिकल। देन एट द लेवल ऑफ द इंटेलेक्ट, एट द लेवल ऑफ द माइंड, थिंकिंग, एट द लेवल ऑफ द फिर इमोशंस, फीलिंग, देन द साइलेंट स्टेट। फिर साइलेंट स्टेट में वेटिंग है। in an absolute silent state of your mind, there is a probability of coming in contact with the light of your soul. वो आपका सेंटर है, अपने आप को पता लग जाएगा। वो कोई उसका कोई प्रूफ यू आर द प्रूफ। वो कहते हैं ना, प्रूफ इज ईटिंग द पुडिंग, ऐसा कुछ है ना। द प्रूफ इज ईटिंग द पुडिंग। तो यहाँ पर प्रूफ क्या है? वो होना है प्रूफ, खुद का एक्सपीरियंस। ओके, वहाँ तक जाने की ये पूरी प्रक्रिया है। तो वो अपने आप आपको वो ध्यान में वेट करते करते होगा। तो मैंने कहा कर्म से गुजरना पड़ेगा, कर्म से अकर्म तक आना पड़ेगा। अकर्म में रहते 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 विकर्म से वो बात घड़ेगी। एक दिन ना एक दिन वो बात घड़ेगी, इसकी मैं गारंटी देता हूँ आपको। कब घड़ेगी, किसको घड़ेगी भैया, ये नहीं पता। इसकी कोई वारंटी कुछ नहीं है। ये सबसे बड़ा डिस्क्लेमर है, कोई नहीं दे सकता है आपको।
आप पा सकते हो। हर एक इंडिविजुअल को इससे ये गुजरना पड़ेगा। फिर वहाँ पर ये सब करने के बाद, ये सब श्रम के बाद अब वहाँ पर करना कुछ नहीं होता है, तो वहाँ पर वेटिंग पीरियड है, बहुत सारी वेटिंग एंड वॉचिंग, एंड वन डे इट विल हैपन। So enlightenment is a happening, it's a discovery, it will happen one day. Just like लाइट का बल्ब जल जाता है, अकस्मात अंधेरा है, अकस्मात लाइट जल गया, उस तरह की जैसे एक बिजली चमकती, उस तरह से करीब करीब जस्ट एक बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे एक कोई लॉन्ग जंप के लिए प्रिपेयर कर रहा है, मान लीजिए लॉन्ग जंप के लिए, तो क्या करेगा, लॉन्ग जंप लेने के पहले भागेगा 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, वॉट एवर, 500 मीटर्स, वॉट एवर। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन इट। जो ओलंपियंस है उनको सब पता है, तो वो भागेगा, फिर एक स्टेप आने के बाद वो छलांग लगाएगा। तो भागना क्या होगा, मेरे को बताइए यार। वो जंप लगाना यदि मेडिटेशन है, वो होना है, तो ये जो भागने का जो पूरी प्रक्रिया है वो करना है। हम क्यों कर रहे हैं? होने के लिए कर रहे हैं। तो मेडिटेशन दोनों भी है, मेडिटेशन पूरा प्रोसेस है, करना और होना। बिना करे होगा नहीं, तो करना नहीं है कैसे बोलेंगे? लेकिन हम गलती क्या करते हैं, वो करना ही मेडिटेशन है, तो वहाँ तक ही सीमित हो जाते हैं। फिर वो जो घड़ने वाली बात है वो होगी नहीं। वही जो मैंने कहा, कोई कह रहा है कि मैंने 10 घंटा मेडिटेशन किया, 4 घंटा किया, 2 दिन किया, ये मेडिटेशन नहीं है। हमने बात की, लंबी बात की, फिर से उसको रिपीट तो नहीं करेंगे। तो जो लॉन्ग जंपर है भागेगा, उसी तरह से क्रिकेट में वो भाग के बॉल फेंकता है, आप बॉलिंग करते हैं तो आप भागते हो। वो जो भागना आपको हेल्प करता है उस बॉलिंग को, आप स्पिन डाले, फुल टॉस डाले, आप कुछ भी टाइप की जो गेंद होती है वो डालने के लिए आपको वो आपका भागना मदद करता है। ठीक, रनवे पे एरोप्लेन भागता है, वो क्यों भागता है? वो एक स्टॉप आने के बाद फिर वो छलांग लगाता है, क्वांटम लीप। तो आपका माइंड भी उसी तरह से है, वो क्वांटम लीप लेगा एक समय आने के बाद, एक जगह आएगी वो क्वांटम लीप लेगा, वो सीधे धड़ाक से सोल से जुड़ जाएगा, और सोल टू सुप्रीम जगह वहाँ पर देर है ही नहीं, वो तुरंत हो जाती है बात। वो खाली कहने के लिए है सोल टू सुप्रीम सोल, वो जुड़ा हुआ ही है, ये पते की बात है। तो मैंने आपको 2-3 ये उदाहरण दिए। तो आप उसी तरह से, जैसे एक हेलीकॉप्टर है, अब हेलीकॉप्टर तो रन नहीं करता एरोप्लेन की तरह, वो उसी जगह से उड़ जाता है। तो मैं यही कह रहा हूँ, तो आपकी ये हमारी जो पूरी प्रक्रिया है वो हेलीकॉप्टर तक बनने की है, की तरह बनाने की है प्रक्रिया, कि वहाँ पर ध्यान में आते ही मैं अपने आप की तरफ देखने लग जाऊँगा, मुझे भागना नहीं पड़ेगा, क्योंकि भागने का कार्यक्रम तो हो गया, भागने का कृत्य तो हो गया। ये जो पूरे बाकी के जो प्रोसेसेस थे, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धरना ध्यान में आ गए। अब यहाँ पर भागने की ज़रूरत नहीं, बस यहाँ पर तो वो क्वांटम लीप होगी। जैसे ही ये यहाँ पर की जो वेटिंग पीरियड है वो घड़ेगा, ठीक, समाधि होगी। समाधि का मतलब है फुलफिलमेंट, ए डिफरेंट काइंड ऑफ ए सेटिस्फैक्शन, जिसकी कोई तुलना नहीं है। इट्स एन इनर फुलफिलमेंट दैट ओके नाउ यू हैव एक्सपीरियंस्ड योर ट्रू सेल्फ। अब यहाँ पर ये जो फ्लावर की तरह, ये जो मैंने उदाहरण लिए फल की तरह, वो बाय प्रोडक्ट है, जो हमने कहा टेस्ट ऑफ द फूड, टेस्ट ऑफ द फ्रूट और द फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्लावर, उसकी तरह ये सच्चिदानंद जो हमारा नेचर है, ये उसका फल स्वरूप है, प्रतिफलन है, बाय प्रोडक्ट है। पीस एंड ब्लिस, सच्चिदानंद का मतलब हो गया ए ट्रुथफुल, पीसफुल एंड ब्लिसफुल बीइंग। ये उसका कल्मिनेशन है दोस्तों। तो ये हमारी योग का साइंस है। ये जो पतंजलि महाराज हमारे, उनको प्रणाम, जब भी वो हुए थे पास्ट में, तो उनका ये बेनेडिक्शन है। हम कृतज्ञ हैं उनके कि उन्होंने हमको ये साइंस दिया। बट इसको काम में लाना पड़ेगा, खाली बुक्स में नहीं चलेगा।
इंटेलेक्चुअल पढ़ने से नहीं चलेगा, वो भी करना पड़ेगा बट समझना पड़ेगा, फिर उसको एक्शन में लाना पड़ेगा, तब जाके ये वो अंततः ये समाधि घटेगी जहाँ पर वो एनलाइटनमेंट। आई एम सेइंग इट इज़ नॉट ए स्किल, इट इज़ ए हैपनिंग, इट विल हैपन व्हेन नोबडी नोज। इसकी कोई आपको प्रोबेबिलिटी नहीं बताएगा, इट इज़ ओनली प्रोबेबल, इट इज़ मोस्ट प्रोबेबल। इन ए साइलेंट स्टेट ऑफ योर माइंड प्रोबेबिलिटी इंक्रीजेस। भैया वो अभी भी हो सकता है या जन्मों जन्म लग सकते हैं, हाँ मुझे नहीं पता, नो एश्योरेंस। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, नो वारंटी, नो गारंटी, नो एश्योरेंस, नथिंग। ठीक भैया, बहुत हो गया, फिर बात करेंगे। थैंक यू सो मच। तो हम क्या कहेंगे, हम वो हमारा योग का या मतलब उपनिषदों का एक वाक्य अंत में, तमसो मा ज्योतिर्गमया, ओ लॉर्ड, ओ गॉड, मूव अस फ्रॉम ignorance to illumination. Thank you so much. Thank you.